हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं बेल बॉटम मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मूवी की स्टार्टिंग 1987 से होती है। ये उस वक्त की बात है जब इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत थे, लेकिन उस वक्त इंडिया के अंदर ही बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे जो अपने अलग अलग तरीकों से इंडिया को अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहा था। और उनका सबसे इफेक्टिव तरीका था हाईजैक करना। वे लोग धराधर प्लेन को हाईजैक करने लगे। हर बार डिमांड रखी जाती, काफी टेररिस्ट रिलीज हो जाते और भारी रकम भी मांगी जाती है। वे अपनी डिमांड में अपने साथियों को भी छुड़ा लेते हैं, साथ ही बहुत भारी मात्रा में रकम भी लेते हैं। और जरा से चालाकी करने का नतीजा सिविलियंस की मौत होती है। गवर्नमेंट इंटेलिजेंस काफी कोशिश करते रहे पर वे हाईजैक को नहीं रोक पाए। मिलिट्री एक्शन, डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस, एवरीथिंग फेल्स। और कहते हैं ना, इतिहास बदलने के लिए बस एक किस्सा ही काफी होता है। तो ये घटना है 28 अगस्त 1984 की, जब हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। उस वक्त कुछ पाकिस्तानी हाईजैकर्स एक प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। वहाँ का पायलट इस बात की खबर इंडियन गवर्नमेंट तक पहुँचा देते हैं। अब हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को देखते हैं, जो कि अदर मिनिस्टर्स के साथ इसी हाईजैक के बारे में बातें कर रही होती है। वे ऑफिसर्स प्राइम मिनिस्टर को हाईजैक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तब वहाँ का एक ऑफिसर बेल बॉटम को इस केस में इन्वॉल्व करने के लिए रिकमेंड करता है, जो कि रॉ का एक एनालिस्ट होता है और वो 2 साल से हर हाईजैक प्लेन की जानकारी कलेक्ट कर चुका है। वहाँ के कुछ ऑफिसर्स को ये आइडिया काफी बेकार लगता है। उन्हें लगता है कि ये टाइम वेस्ट है और हमें किसी आर्मी चीफ को बुलाना चाहिए। पर प्राइम मिनिस्टर उन्हें इस बात की परमिशन दे देती है, जिसके बाद एंट्री होती है अंशुल मल्होत्रा उर्फ बेल बॉटम की। ये उसका कोड नेम है। अब यहाँ से कहानी 1979 यानी 5 साल बाद पीछे चली जाती है, जब अंशुल यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है। साथ ही वो बच्चों को फ्रेंच जर्मन लैंग्वेज भी पढ़ाता है, उन्हें म्यूजिक भी सिखाता है और इंटरनेशनल लेवल पर चेस भी खेलता है। अब हम अंशुल की माँ राबी और उसकी वाइफ राधिका को एक पार्टी में देखते हैं। अंशुल की माँ को अस्थमा की बीमारी होती है, इसलिए वो अपना इनहेलर अपने पास ही रखती है। अंशुल का और एक भाई था आयशु, जिससे उसकी माँ सबसे ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि वो उनकी हर जरूरतों को पूरा करता था। वैसे ही एक दिन उसकी माँ अपने बड़े बेटे आयशु के पास लंदन जा रही होती है। उसकी मॉम जिस प्लेन में होती है, उस प्लेन को पाकिस्तानी हाईजैक कर लेते हैं। ये बात जब अंशुल को पता चलता है तो वो भागते हुए मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचता है, जहां पहले से ही काफी सारे लोग मौजूद थे। वहां मिनिस्टर सभी से ये कहते हैं कि उन्होंने हाईजैकर की सारी डिमांडें मान ली है और वे अब सारे सिविलियंस को ट्रेन के द्वारा वापस सही सलामत दिल्ली छोड़ देंगे। ये सुनकर के सभी लोग दिल्ली स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां सभी सिविलियन सेफ होते हैं। पर जब अंशुल अपनी माँ के पास जाता है तो वो देखता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी होती है। ये देखकर के अंशुल काफी दुखी हो जाता है। अब यहाँ से कहानी फिर से वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ आईबी का एक ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर को ये बताता है कि इस प्लेन को आजादी दल वालों ने हाईजैक किया है, लेकिन बेल बॉटम कहता है कि इसमें आईएसआई का हाथ है। वे आजादी दल का बस नाम यूज कर रहे हैं, क्योंकि पिछले हाईजैक में आजादी दल वालों का ही हाथ था और वे इसके जरिए सबका ध्यान बस भटकाना चाहते हैं, जबकि इनका पूरा कंट्रोल आईएसआई वालों के हाथों में है। और वो उन्हें ये भी कहता है कि अगर आजादी दल वालों ने इस प्लेन को हाईजैक किया है तो वे इस प्लेन को लाहौर लेकर नहीं जाएंगे, पर अगर ये प्लेन लाहौर ले जाया जाता है तो आप लोग ये समझ जाइएगा कि इस हाईजैक के पीछे आईएसआई का ही हाथ है। वहाँ बैठा कोई भी ऑफिसर उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता है और तभी उन्हें ये खबर मिलती है कि प्लेन अमृतसर में लैंड कर चुका है। ये सुनकर के बेल बॉटम पूरी तरह से गलत साबित हो जाता है और वो उस ऑफिस से बाहर निकल करके बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है। तभी ये कहानी वापस से पीछे चला जाता है, जब अंशुल अपनी मॉम की मौत को लेकर के बहुत दुखी होता है और रात के वक्त वो स्कूटर से कहीं जा रहा होता है। पर तभी अचानक कुछ लोग उसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं। जो लोग उसे पकड़कर ले जाते हैं वे रॉ के एनालिस्ट होते हैं और वे अंशुल को अपने साथ काम करने के लिए कहते हैं, पर अंशुल उनके साथ काम करने से मना कर देता है। तब ये लोग उसे बताते हैं कि प्लेन से जाते वक्त उसकी मॉम की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि जानबूझ के करवाया गया था। दरअसल उसकी माँ को अस्थमा की बीमारी थी। उस प्लेन में उसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। इस बारे में जब उन्होंने हाईजैकर को बताया, पर उन लोगों ने उनकी मदद करने के बजाय उन्हें गैलिस कॉप्की में अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उनके ऊपर काफी सारे कंबल भी डाल दिए गए थे। दम घुटने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी और जिस हाईजैकर ने ये किया था उसका नाम था दलजीत सिंह टॉडी। ये सब सुनकर के अंशुल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो पूरी रात सोचने के बाद उनके साथ काम करने के लिए हाँ कर देता है। फिर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। निशानेबाज में टॉप क्लास, मेंटल टेस्ट में टॉप, हर चीज उसका परफेक्ट था। बस फिजिकल में वो थोड़ा सा एवरेज था और एवरेज से एक्सीलेंट बनाने के लिए उन लोगों ने उन्हें नेशनल लेवल चैंपियन के साथ चेस खिलाना स्टार्ट किया। ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद वो रॉ का एक एजेंट बन जाता है। उसके ट्रेनिंग के बाद 3 बार और प्लेन हाईजैक हो चुके होते हैं।
जिसकी पूरी डिटेल वो बारीकी से पढ़ता है। जिसकी भाई आयशू की बेटी होने पर वो कुछ दिनों के लिए लंदन जाता है। वहाँ के गुरुद्वारे में वो उन्हीं प्लेन हाईजैकर्स में से एक को देखता है। उस टाइम तो वो निकल जाता है, बट अगले दिन वो उसका पीछा करते हुए उसके बाकी साथियों तक भी पहुँच जाता है और उसकी फोटो क्लिक करके अपने बॉस को भेजता है। ये देख करके उसके बॉस तुरंत अपनी टीम को लेकर के लंदन पहुँच जाते हैं। अंशुल प्लानिंग करते हुए अपनी टीम को लेकर के वहाँ पर जाता है और उन सभी प्लेन हाईजैकर्स को पकड़ लेता है, पर उनका एक साथी वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हाईजैकर उस प्लेन को अमृतसर से लाहौर लेकर जाते हैं। यानी अंशुल का शक बिल्कुल सही था, इसमें ISI वालों का ही हाथ है। इस बात की खबर होते ही प्राइम मिनिस्टर अंशुल को वापस से बुलाती है। तभी उन्हें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का कॉल आ जाता है। वे प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं कि ये चौथी बार है जब प्लेन लाहौर में लैंड हुई है। अगर हम लैंडिंग की परमिशन ना देते तो इस प्लेन को हाईजैकर क्रैश कर देते। इसलिए अगर आपको आपके सारे सिविलियन सही सलामत चाहिए तो हमारी शर्तें आपको माननी होगी। और हमारी शर्तें ये है कि हमारे 3 हाईजैकर जो कि हिंदुस्तानियों के कब्जे में है, उन्हें निगोशिएट करना होगा। ये सुनकर के पीछे से अंशुल निगोशिएट करने की परमिशन देने से मना कर देने को कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर उसकी बातों पर भरोसा करते हुए साफ साफ कह देती है कि इस बार आप हाईजैकर निगोशिएट मत कीजिएगा। साथ ही वो ये भी रिक्वेस्ट करती है कि प्लेन को रिफ्यूल मत करिएगा। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट उनकी बात मान जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर के इस फैसले से वहाँ बैठे कुछ ऑफिसर्स उससे कहते हैं कि ऐसा करना सही नहीं होगा, इलेक्शन सर पे है। इस पर प्राइम मिनिस्टर उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि मुझे अगले 100 साल की चिंता है, अगले इलेक्शन की नहीं। अब दोनों ही देश अपनी अपनी प्लानिंग करने लगते हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के इस जवाब के बाद कुछ बड़ा करना चाहते थे जिससे कि इंडियंस की रूह कांप जाए। तो वही इंडियंस में बेल बॉटम सभी को अपनी प्लानिंग बताता है। वो प्लेन का एक मॉडल दिखाते हुए कहता है कि उनके लिए अमृतसर में प्लेन लैंड करना बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब तक उनके प्लेन का हाफ फ्यूल खत्म हो चुका है और बचे हुए फ्यूल से वे सिर्फ एशिया रीजन्स के ही किसी देश में जा सकते हैं, जैसे काठमांडू, काबुल, कोलंबो। इन देशों से हमारे रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो यहाँ नहीं जाएंगे। ये सिर्फ दुबई, अबू धाबी या मस्कटी ही जा सकते हैं। लेकिन अगर ये प्लेन रिफ्यूल हो जाता है तो ये यूरोप, अफ्रीका या अमेरिका जा सकते हैं, जिससे सिचुएशन हमारे हाथ से निकल सकती है। इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर से रॉ ऑपरेशन की परमिशन मांगता है। प्राइम मिनिस्टर उसे परमिशन दे देती है और वो उन्हें बस सनसेट होने तक का ही टाइम देती है। दूसरी ओर हम प्लेन का सीन देखते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट खुद वहाँ पर जाते हैं और हाईजैकर से कहते हैं कि हिंदुस्तानियों ने निगोशिएट करने से मना कर दिया है। ये सुनकर के हाईजैकर काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बस प्लेन को लाहौर तक लाने के लिए कहा गया था, जिसके उन्हें पैसे मिल रहे थे। प्रेसिडेंट उससे कहता है कि चिंता मत करो, अब यहाँ से आगे टॉडी संभाल लेगा। और तभी वहाँ पर टॉडी की एंट्री होती है, जिसने अंशुल की माँ को मारा था। वो अपने साथ रियल गन और बॉम्ब भी लेकर आया होता है। वो कहता है कि वे लोग प्लेन को दुबई लेकर जाएंगे। इस बात की खबर बेल बॉटम को भी हो जाती है और वो अपनी टीम के साथ दुबई जाने की प्लानिंग करने लगता है। वे अपने साथ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर राम और सिविलाइजेशन मिनिस्टर खान को भी ले जाते हैं। जाने से पहले बेल बॉटम सभी को अपने प्लान के बारे में बताता है कि वे लगेज डोर से अंदर जाएंगे और हाईजैकर्स को एलिमिनेट करेंगे। और अगर उनका प्लान ए फेल हो जाता है तो प्लान बी में इंडियन आर्मी समुद्री रास्ते से होते हुए दुबई पहुंचेंगे और इस ऑपरेशन का नाम वे ऑपरेशन विजय रखते हैं। जिसके बाद वे सभी अपने प्लान के मुताबिक दुबई के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर दुबई एयरपोर्ट में ये खबर मिल जाती है कि एक इंडियन हाईजैक प्लेन लैंडिंग की परमिशन मांग रहा है और अगर परमिशन ना मिली तो वे प्लेन को क्रैश कर देंगे, जिससे 210 बेगुनाह लोगों की जान जा सकती है। दुबई एयरपोर्ट उन्हें लैंडिंग की परमिशन दे देते हैं और पूरे एयरपोर्ट को खाली करवा देते हैं, जिसके बाद प्लेन लैंड हो जाती है। कुछ टाइम के बाद पाकिस्तान के ISI के हेड भी वहां पर पहुंच जाते हैं। इंडियन टीम भी वहां पर पहुंच जाती है। दुबई में उनका साथ अदिला रहमान देती है। वे लोग एक कमरे से उस प्लेन पर नजर रखे होते हैं। तभी ISI के कहने पर हाईजैकर्स अपनी डिमांड को दुबई एयरपोर्ट के स्टाफ से कहते हैं, जो कि बेल बॉटम की टीम भी सुन रही होती है। वे हाईजैकर एक बॉम्ब ब्लास्ट करते हुए कहते हैं कि अगर आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जरा भी चालाकी दिखाई तो 3 हॉस्टेजेस की जान जाएगी। इसलिए 1 घंटे के अंदर बताओ कि हमारी डिमांड सुनने के लिए कौन आ रहा है। वो कहता है कि हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी डिमांड हिंदुस्तान तक पहुंचा दी जाए और वक्त रहते उन्हें पूरा किया जाए। उसकी आवाज को सुनकर के बेल बॉटम ये समझ जाता है कि ये टॉडी है, जिसने उसकी माँ की जान ली थी। तभी वहाँ पर दुबई के एक ऑफिसर आते हैं। वे मिनिस्टर राम से पूछते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। राम उनसे कहते हैं कि हम यहाँ पर एक कोविड ऑपरेशन करना चाहते हैं। इससे जितना भी नुकसान होगा उसे हम इमीडिएटली कॉम्पनसेट कर देंगे। पर वो ऑफिसर उन्हें इस चीज की परमिशन नहीं देता है।
तब बेल बॉटम के कहने पर राम कहते हैं कि ठीक है, हम नेगोशिएशन से पहले ये श्योर करना चाहते हैं कि सारे हॉस्टेजेस जिंदा है, इसलिए हमारे 2 डिप्लोमेट्स अंदर जाकर के चेक करेंगे। उसकी ये बात ऑफिसर मान जाते हैं और हाईजैकर्स तक उनकी बात पहुंचा देते हैं। हाईजैकर भी उनकी बात मान जाता है। तब बेल बॉटम अपनी टीम के 2 मेंबर्स को वहां पर भेजता है, पर हाईजैकर उन दोनों में से बस एक को ही अंदर आने की परमिशन देता है और एक प्लेन के बाहर ही रुकता है। ऑफिसर प्लेन के अंदर जाकर के उन सभी हाईजैकर को काउंट करने लगता है। तो बाहर रुका हुआ ऑफिसर बेल बॉटम के कहने पर लगेज रूम से अंदर जाने की कोशिश करता है, पर इतने में ही ISI का हेड उसे देख लेता है और वो तुरंत लगेज रूम को बंद कर देने को कहता है, जिससे कि उनका प्लान ए फ्लॉप हो जाता है। प्लान ए फ्लॉप हो जाने के बाद वे प्लान बी स्टार्ट करते हैं, बट इस बार भी ISI की शिप को इस बात की खबर हो जाती है और वे दुबई की गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कॉल करके शिप को अंदर आने से रोकने को कहता है, और अगर शिप दुबई में आ गई तो वे एक भी हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ेंगे। ये सुनने के बाद वे उस पुल के रास्ते को बंद कर देते हैं, जिससे कि इंडियन आर्मी उस रास्ते से अंदर नहीं आ पाते हैं और उनका प्लान बी भी फ्लॉप हो जाता है। अब बेल बॉटम के पास कोई भी प्लान ना होने की वजह से दोनों मिनिस्टर राम और खान नेगोशिएशन करने का डिसीजन ले लेते हैं और वे प्लेन के अंदर जाकर के हाईजैकर से उनकी डिमांड पूछते हैं। हाईजैकर टॉडी उन्हें डिमांड बताते हुए कहता है कि पहली डिमांड, वे अपने 5 साथियों को आजाद करना चाहते हैं जिन्हें इंडियन आर्मी ने कैद कर रखा है। उनकी दूसरी डिमांड होती है 1 मिलियन पाउंड और तीसरी डिमांड होती है ब्रिटिश फ्लाइट, जिससे कि वे वहां से भाग सके, और ये सारी डिमांड वे 5:30 बजे तक पूरा कर देने को कहते हैं। साथ ही वो एक मिनिस्टर को भी फ्लाइट में रोक लेता है ताकि प्राइम मिनिस्टर पर प्रेशर पड़े, क्योंकि हॉस्टेजेस को वो बचाए या ना बचाए, मिनिस्टर को तो वे जरूर बचाएंगे। सब देखने के बाद बेल बॉटम की पूरी टीम काफी अपसेट हो जाती है कि अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, पर बेल बॉटम को शक होता है कि कोई तो है जो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को ISI तक पहुंचा रहा है। वो ये समझ जाता है कि जरूर इसमें अदिला का ही हाथ है, जो कि सारी बातें लीक कर रही है, इसलिए वो उसे बेहोश करके उसके हाथ बांध देती है और उसकी पूरी टीम अपने ड्रेस चेंज करके प्लान सी में लग जाते हैं। तो वही दूसरी ओर उन 5 हाईजैकर्स को दुबई ले जाया जाता है और उन्हें हाईजैकर्स को सौंप दिया जाता है। ब्रिटिश फ्लाइट भी वहाँ पर आ जाती है। सारे हाईजैकर उस फ्लाइट तक जाने के लिए 3 गाड़ियों में बैठते हैं। हर गाड़ी में वे कुछ हॉस्टेजेस को भी अपने साथ ले जाते हैं और वे वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी अचानक से वहाँ अंधेरा छाने लगता है और उस जगह पर बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। उसी तूफान का फायदा उठा करके बेल बॉटम अपनी पूरी टीम के साथ उन सभी हाईजैकर्स को एक एक करके मारने लगते हैं। अंशुल अपनी मॉम की मौत का बदला लेते हुए टॉडी को बहुत मारता है और उन सभी हाईजैकर्स को इंडिया के प्लेन में ले आते हैं। उसी समय अदिला खुद को आजाद करके कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है। अंशुल प्लेन के पायलट से प्लेन को टेक ऑफ करने की परमिशन मांगता है, पर डिफेंस मिनिस्टर परमिशन देने से मना कर देता है क्योंकि उन्होंने उन्हें धोखा दिया है। अंशुल उनसे कहता है कि जान बचाना गलत नहीं है सर, अपने फायदे के लिए मासूमों की जान खतरे में डालना गलत है, जो कि आपके एयरपोर्ट स्टाफ अदिला रहमान से हुआ है। वो ISI के लिए काम कर रही है और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप उसके कॉल रिकॉर्ड और उसका बैंक अकाउंट चेक कर लीजिए। फिर भी अगर आपको लगे कि मैंने जो किया वो गलत है तो मैं खुद वापस दुबई आ जाऊंगा। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद डिफेंस मिनिस्टर उन्हें टेक ऑफ करने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद बेल बॉटम उन सभी टेररिस्ट के साथ हाईजैकर्स को भी इंडिया वापस ले आते हैं। सारे हॉस्टेजेस वापस सही सलामत अपने घर पहुंच जाते हैं और इसी के साथ उनका मिशन विजय सक्सेस हो जाता है। अंशुल भी अपने घर वापस आ जाता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये सारा प्लान अंशुल की वाइफ राधिका का है। उसी ने रॉ के हेड को उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसकी वजह से आज सारे लोगों की जान बच गई। और इसी के साथ ये मूवी कम्प्लीटली एंड हो जाती है। तो गाइस, ये मूवी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।